तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पूसा में। और हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे थे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसका हम नया जो चैप्टर है लेकर आए हैं, बल तथा गति के नियम। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, TRE 1, TRE 2, TRE 3, NTPC, ग्रुप डी, बिहार SSC, इन सभी में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगेंगे तो कमेंट जरूर करें। और चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके जड़त्व में क्या संबंध है? TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके जड़त्व में क्या संबंध होते हैं। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा। मतलब ये जो जड़त्व होते हैं द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में, द्रव्यमान जितना अधिक है जड़त्व उतना कम, ये तो बिल्कुल गलत बात है। द्रव्यमान जितना अधिक जड़त्व भी उतना ही अधिक होते हैं। हाँ, तो यही है संबंध, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होते हैं। और अगर इसे देखें तो ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ते हैं, और राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग में परिवर्तन की दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होते हैं? तो हम न्यूटन के अगर सेकंड लॉ का बात करते हैं तो उसमें बताया गया कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होते हैं आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। मतलब संवेग में परिवर्तन अर्थात अगर हम बात करें P2 माइनस P1, और जो टाइम लगा है उसे हम डिनोट करते हैं। और ये तो किसको दिखाता है? तो अगर हम देखें तो अगर मान लें कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो इसके लिए द्रव्यमान अगर m हो तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v हो जाएगा, और माइनस m u अपॉन t। और इसमें देखें तो कॉमन आने वाला है m, तो m बराबर v माइनस यू बाई टी आ जाएगा। अब v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। तो ये संबंध होता है F बराबर ma। तो बल के बारे में बताता है। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी बल, यही है बल न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? और ये RRB ALP 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो न्यूटन गणित की किन शाखाओं में आविष्कार किए हैं उनके बारे में जानते हैं। क्या यह लॉजिक के बारे में खोज किए हैं? क्या यह ज्यामिति के बारे में? क्या यह कैलकुलस के बारे में, गणना कलन कहते हैं? और डी में है बीजगणित। तो न्यूटन से हमने गणित का एक ब्रांच के बारे में एक पुस्तक लिखी, एक आविष्कार किए हैं जिसका नाम है कैलकुलस। अर्थात उसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो है कैलकुलस। और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बल के समीकरण में F किसके बराबर होते हैं? F किसके बराबर होते हैं? तो क्या U प्लस AT के बराबर होते हैं, या MA के बराबर होते हैं, या MGH के होते हैं, या MB के होते हैं? तो बल के समीकरण में F जो होते हैं F बराबर MA होते हैं, और ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि ऊपर वाला जो दिख रहा है U प्लस AT, तो ये V बराबर U प्लस AT होते हैं, और V बराबर U प्लस AT को वेग समय समीकरण कहा जाता है, वेग समय समीकरण। जबकि अगर बात करते हैं MGH, तो यह पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं उसका यह फॉर्मूला है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा। MV तो ये संवेग का है, ये संवेग, संवेग बराबर होते हैं, अर्थात P बराबर MV होते हैं, और ये है पोटेंशियल एनर्जी, PE इक्वल टू MGH। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, गैलीलियो का प्रयोग के आधार पर न्यूटन ने गति का कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो गैलीलियो साहब, एक आश्चर्य की बात यह है कि जिस साल गैलीलियो की मृत्यु होती है उसी साल न्यूटन का जन्म होता है, और गैलीलियो साहब गतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और संयोग भी ऐसा हुआ कि इनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात तो जो गति के संबंध में जो भी खोज हो रहे थे वह स्थगित हो गए, रुक गए। लेकिन जैसे ही न्यूटन साहब आए तो न्यूटन साहब भी गति के संबंध में खोज किए, और गति के संबंध में खोज किए तो न्यूटन ने प्रथम गति नियम जो बताए वह गैलीलियो का ही नियम कहा जाता है, उसे जड़त्व का नियम, और जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने दिए थे। तो न्यूटन ने सम्मान में गैलीलियो के प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। तो यही है, तो ऑप्शन हमारा ए में ही दिख रहा है प्रथम नियम को। और प्रथम नियम क्या होता है? तो कोई भी वस्तु विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो अर्थात हमें बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के प्रथम गति नियम अर्थात जड़त्व के नियम, अर्थात गैलीलियो के प्रथम नियम जो है गैलीलियो का नियम, उससे हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। एक ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो प्रथम गति नियम से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बिहार एसआई 2019 और एलपी 2018। शायद अभी हम यही प्रश्न के बारे में डिस्कशन किया और वैसा ही प्रश्न देखने को मिल गया। तो बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया था? न्यूटन के प्रथम गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन का तृतीय गति नियम से, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो बल की परिभाषा का बात करते हैं तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलते हैं, अर्थात न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि कोई भी वस्तु विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल आरोपित न हो। तो उसे हम बल की परिभाषा मिलती है, जबकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम जो होते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होते हैं उसके द्रव्यमान, अर्थात उस m द्रव्यमान की कोई वस्तु होगा तो उस पर हम बल आरोपित करेंगे तो उसमें जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा वह आरोपित बल के समानुपाती होते हैं, और ये जो उत्पन्न जो एक्सेलरेशन होते हैं वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जबकि बल के समानुपाती होते हैं। तो हमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का परिणाम निकलता है, बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो हमारा इस के अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही हमें बल की परिभाषा की व्याख्या होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। न्यूटन का द्वितीय गति नियम हमें किस राशि का गणितीय सूत्र देता है? TRE1। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें पता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होते हैं, बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण जो होगा वह त्वरण बल के समानुपाती एवं उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब बड़ा वस्तु अगर होगा तो उसमें हमें बल अधिक लगाना होगा और उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा, जबकि छोटे वस्तु में और छोटे द्रव्यमान के वस्तु में अगर हम बल आरोपित उतना ही करें 5 न्यूटन तो वह वस्तु ज्यादा एक्सेलरेट हो सकते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का द्वितीय गति नियम से हमें F बराबर ma प्राप्त होते हैं, ये फॉर्मूला है। जबकि P बराबर m भी संवेग का है, हाफ m भी स्क्वायर होना चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और h न्यू E बराबर h न्यू, यह मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है ये। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, F बराबर m। न्यूटन ने गति नियम का प्रकाशन किस किताब में किया था? तो न्यूटन ने गति नियम का प्रकाशन किस किताब में किया था? तो पूछ रहा है क्या वह बुक प्रिंसिपिया था, या वह बुक कैलकुलस था, या वह बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, या भाग्य का पहिया था।
तो न्यूटन साहब का अगर बात करें तो न्यूटन साहब अपने गति नियम जो है एक बुक जिसे बोला था प्रिंसिपिया, और प्रिंसिपिया में इन्होंने प्रकाशन किए थे। तो हमारा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कैलकुलस न्यूटन के साहब द्वारा लिखा गया बुक है, ये गणित का एक ब्रांच है कैलकुलस। जबकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का बात करते हैं, पॉवर्टी, ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया बुक है। और भाग्य के पहिया एक ब्रिटिश राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो रिकॉल नहीं हो रहा है ये भाग्य का पहिया जो है, और भाग्य का पहिया, तो भाग्य के पहिया के बारे में हम इतना जरूरी भी नहीं है, हमें पूछा क्या जा रहा है, न्यूटन ने गति नियम का प्रकाशन किस बुक में किया था, तो वह प्रिंसिपिया नामक बुक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, और ये आईएएस प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। तो रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होते हैं, क्या न्यूटन के प्रथम गति नियम से, क्या न्यूटन के तृतीय गति नियम से, या न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी रॉकेट जो है, रॉकेट लॉन्चिंग जो है, वह न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, अर्थात प्रत्येक क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। अर्थात मान लीजिए ये कोई रॉकेट है, और ये रॉकेट एक विशेष प्रकार के फ्यूल के जलने से प्रेशर नीचे, जब अर्थात अत्यधिक बल आरोपित करते हैं, तो यही बल इसको ऊपर जाने में मदद करती है। तो ठीक क्रिया के ठीक मतलब क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात इसी क्रम में रॉकेट लॉन्चिंग का कार्य होता है। मतलब हाई प्रेशर से जब फ्यूल जल के उसका जो गैस एक्सेलरेट होते हैं, तो यह ऊपर की ओर जाते हैं, इसी का न्यूटन का तृतीय गति नियम है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम जो कि ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, फिनिश लाइन के पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। फिनिशिंग लाइन जो होता है, अर्थात जब एथलीट, जब कोई रनिंग होते हैं, रेस होता है, तो उसमें एथलीट जो होते हैं, धावक जो है, भागना जारी क्यों रखता है। या एसएससी सीएचएसएल 2019 और एलपी 2018 में पूछा गया, विराम जड़त्व के कारण, या गति जड़त्व के कारण, या दिशा जड़त्व के कारण, या उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उस उसका रेखा से आगे बढ़ने के कारण बनता है। तो देखिए यहाँ पर काम करते हैं जड़त्व, और जड़त्व में गति जड़त्व, मतलब जब कोई धावक दौड़ता है तो उसका पैर और उसका शरीर हमेशा, मतलब गति करने के क्रम में, दौड़ने के क्रम में गति में आ जाते हैं। और गति करने जब फिनिशिंग लाइन जब पार करते हैं, तो फिनिशिंग लाइन पार करने के बाद उसका जो पैर है, उसके जो पैर होते हैं वो भी गति में रहते हैं, और वहां पर जो देख रहा है कि फिनिश हो गया, लेकिन धीरे धीरे अपने शरीर की गति को वो कम करता है। अगर अचानक करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा तो विराम में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको विराम में आने में थोड़ा समय तो हो सकता है, वो गिर सकते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा दूर दौड़ता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो गति जड़त्व, और गति जड़त्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक, या कोई नहीं। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है, घर्षण बल हमेशा विपरीत, अर्थात अगर इसमें बात करें तो विपरीत का मतलब हो जाएगा ऋणात्मक। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में चलती है, तो उसके गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करती है, जिसे हम बोलते हैं घर्षण। तो हमेशा यह ऋणात्मक, अर्थात घर्षण बल ऋणात्मक होते हैं, और ऋणात्मक प्रकार से यह कार्य करते हैं, मतलब उल्टा का मतलब होता है ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न का बात करें कि एक 2 केजी की वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आरोपित बल डैश होगा। यह बिहार पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे पास जो दिया है वह एम दिया है 2 केजी, और एक्सेलरेशन दिया है, ए दिया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से एफ बराबर होते हैं एम ए, और एफ बराबर है मतलब 3 दूना 6 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखें
और इसी के बदले में हम लिखा जाता है न्यूटन, तो 6 न्यूटन हो जाएगा। तो न्यूटन कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो वह नाव डैश, और ये 47th बीपीएससी 2005 में पूछा गया। अगर कोई नाव है और नाव पर चढ़ा है और वह अगर आगे जाता है तो ये नाव विपरीत दिशा में चले आएंगे। नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर जाएगी या डूब जाएगी। तो अगर हम बात करें तो नाव तट से दूर चली जाएगी, और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं, दरी या कालीन को छड़ी से पीटने पर धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, क्यों? और ये बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो मान लीजिए कोई धूल है, और धूल बोलते हैं, कोई दरी है, दरी में धूल है, जब इसको पीटते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, तो ये दरी जो है पीटने के कारण वो गति में आ जाता है, लेकिन कण अपनी विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, वो जो कण है वो बाहर निकल जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन वह नीचे गिर जाते हैं। तो वह किसके कारण, तो दरी, ये जो कण है वह विराम जड़त्व के कारण गिर जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर जो विराम जड़त्व है। एक पत्थर और एक समान आकार की प्लास्टिक के गेंद की किसकी जड़त्व अधिक होती है? तो अभी अभी हम बताया दोस्तों कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होंगे। तो अगर पत्थर का गेंद है, प्लास्टिक का है, तो स्वाभाविक है पत्थर में ज्यादा द्रव्यमान होगा, और ज्यादा द्रव्यमान होगा तो प्लास्टिक, ये जो पत्थर है वह प्लास्टिक की अपेक्षा उसमें ज्यादा जड़त्व होंगे। तो किसमें होगा, प्लास्टिक के गेंद में नहीं, पत्थर, पत्थर का स्टोन का जो गेंद होगा उसमें होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है और वह गतिमान है, तो कुछ समय पश्चात वह फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण वह रुक जाएंगे। तो क्या इसमें दिया है घर्षण, आवेग दिया है, घर्षण दिया, हाँ बिल्कुल दिया है, संवेग दिया है, गति दिया है, तो घर्षण के कारण वह, फ्रिक्शन के कारण वह रुक जाएंगे। दो वस्तुओं को टकराने के दौरान कुल प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग के बीच संबंध होते हैं, मतलब, और यह टीआरई 3 के री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रारंभिक संवेग अधिक होंगे, अंतिम संवेग अधिक होंगे, दोनों बराबर होंगे, संवेग शून्य होगा। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग वो हमेशा संरक्षित रहते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद का जो संवेग होगा वह बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि घर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सी कार्य असंभव हो जाएगी? एनटीपीसी 2026 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हम फ्रिक्शन को शून्य कर दें तो सड़क पर गाड़ी नहीं चल सकता है, बिल्कुल सही बात। कागज पर पेन से नहीं लिख सकते हैं, जमीन पर सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़ी होकर चल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा तीनों बात सही है, तो तीनों को दिखाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल सबसे अधिक मान वाला होता है? स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, गतिज घर्षण। तो घर्षण का मतलब है कि जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में रहकर चलती है, चलने की चेष्टा करती है, तो उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, उसी को बोलते हैं घर्षण। घर्षण में 4 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक और गतिज होते हैं। तो अगर हम किसी टेबल पर रखे कोई ऑब्जेक्ट है और वो फिसलने की चेष्टा करेगा, तो उस समय उसकी जो घर्षण होगी वो सबसे अधिक होगी। तो इसका मतलब स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो जब किसी आनत तल पर यह खिसकेगा, सरकेगा, तो उस समय जो घर्षण कार्य करेंगे उसे बोलते हैं सर्पी घर्षण। और लोटनी का बात करते हैं, रोलिंग का, तो जब किसी जो सिलेंडर टाइप का वस्तु है जब उसको खिसकाया जाता है या उसको रोलिंग किया जाता है, तो उस समय लगने वाला जो घर्षण होते हैं वो एक प्रकार का लोटनी घर्षण होता है। गतिज जो फ्रिक्शन, गति के कारण जो घर्षण होते हैं, अर्थात वायु जब गति करते हैं तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करते हैं, हवा विरोध करता है,
तो उसे गतिज घर्षण कहते हैं। तो हमारा सबसे अधिक वैल्यू जो होगा वो स्थैतिक घर्षण का होगा, जबकि लोटनिक का थोड़ा कम होता है। तो सबसे कम जो होते हैं वह लोटनिक का होता है, रोलिंग का होता है। रोलिंग का कम, जबकि स्थैतिक का अधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का बात करें कि घर्षण बल हमेशा वस्तु की सापेक्ष गति की डैश दिशा के कार्य करता है। तो घर्षण बल हमेशा वस्तु के सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। विपरीत दिशा के डैश कार्य करता है। तो होता है समांतर, लेकिन दिशा विपरीत होते हैं। विपरीत यहाँ दिया है, लंबवत ऊपर की ओर दिया है, किसी भी दिशा में नहीं, तो यहाँ पर विपरीत दिशा हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन किंतु समांतर होंगे, तो ये होगा विपरीत दिशा के दिशा में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर या गति अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर बल न लगे। और बिहार एसआई 2025 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये क्या कहता है? तो कोई वस्तु अपनी स्थिर या गतिशील अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कोई बाह्य बल आरोपित न हो। और ये न्यूटन का प्रथम गति नियम बताता है। और प्रथम गति नियम दिया है क्या? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम दिया है, बी में गैलीलियो का नियम दिया है, सी में न्यूटन का तृतीय गति नियम दिया है, और डी में पास्कल का नियम दिया है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिया नहीं, तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 न्यूटन की परिभाषा है, एनटीपीसी 2026 में पूछा गया प्रश्न है। तो 1 न्यूटन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो वह 1 केजी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। मतलब 1 न्यूटन बल का वह परिमाण है जो किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित होकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं, उसे ही बोलते हैं 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। संवेग का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हम देखें संवेग का जो ऐसा मात्रक होगा, तो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv, जहां m का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है kg, और वेलोसिटी का ऐसा v का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन फर्स्ट ही दिख रहा है, kg मीटर प्रति सेकेंड, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना और उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? तो देखते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग का फार्मूला तो पहले हम जानते हैं, P बराबर होते हैं mv। और कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं, तो ठीक है, अब हम द्रव्यमान को दोगुना तो 2m हो जाएगा, और वेग को आधा कर देते हैं, तो वेग को अगर हम आधा कर दे तो v/2 हो जाएगा। 2 से 2 पुनः कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास पुनः कितना आएगा? mv ही आएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन ए में दोगुना, या ऑप्शन बी में आधा, या ऑप्शन सी में अपरिवर्तित, या 4 गुना? तो इसका राइट आंसर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात अपरिवर्तित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को खुरदरी सतह पर खींचना चिकनी सतह की तुलना में कठिन होता है, क्यों? क्योंकि खुरदरी सतह जो होते हैं, रफ सरफेस जो होते हैं, और स्मूथ सरफेस होते हैं, तो रफ सरफेस पर खींचना थोड़ा कठिन इसलिए होता है कि वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा कार्य करते हैं, अर्थात घर्षण बल ज्यादा कार्य करते हैं। तो खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक होता है, ऑप्शन पहला में ही दिया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों मेरा प्रश्न अभी 25 लगभग थे, और इसके बाद मेरा प्रश्न खत्म होते हैं। और ये जो हम अभी 25 प्रश्न जो डिस्कशन किए हैं, इसी के इर्द गिर्द अन्य प्रश्न भी रहते हैं, मतलब इसी प्रश्न को घुमा के पूछे जाते हैं। तो इसका डिस्कशन आप लोग देखें, और इसी के संबंध में अगर आप सेट लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि इसी के इर्द गिर्द घुमा हुआ है। तो टॉपिक से ही प्रश्न निकाले जाते हैं, और टॉपिक अगर आपका
अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझे हैं तो प्रश्न ऑटोमेटिक ही बनेंगे। और आप तो अगर यह सेशन अच्छे लगे हों तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम आगे सीरीज लाएं और लाएंगे ही। तो नेक्स्ट सीरीज के साथ, अर्थात नेक्स्ट सीरीज कहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू।